जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे अध्याय कार्बनिक रसायन को। और बेटा हम समावयवता की बात कर रहे थे, समावयवता क्या होती है, और मैंने आपको संरचनात्मक समावयवता के बारे में सारी सब बातें बता चुका हूं। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं त्रिविम समावयवता को। लेकिन बेटा त्रिविम समावयवता थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं हम, तो शायद 2 या 3 लेक्चर में ये कवर हो पाएगी। तो इसलिए बहुत ध्यान समझिए, और इससे आपको नीट में खास करके सवाल मिल सकते हैं बेटा। जेडबलई मेंस में भी सवाल मिल सकते हैं, और बोर्ड में तो पूछा भी जा सकता है। तो ध्यान से समझिए बेटा, त्रिविम समवयवता क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ये हम देखेंगे। तो त्रिविम समवयवता की खासियत क्या है, इसमें जो अणुसूत्र है वो तो समान होगा, हर एक समवयवता में होता है। यानी कि इसमें बेटा अणुसूत्र समान होता है और संरचना भी समान होती है। लेकिन बेटा क्या होगा कि जो 3D में यानी कि त्रिविम में ज्यामिति है वो भिन्न होगी बेटा। तो त्रिविम समवयवता किसको कहेंगे हम, कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, अणुसूत्र समान होते हैं तथा संरचना सूत्र भी समान है ना, मतलब संरचना भी एक सी होगी, संरचना सूत्र भी समान होते हैं। ठीक है बेटा, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र तथा संरचना सूत्र समान होते हैं, किंतु त्रिविम का मतलब होता है बेटा 3D, है ना। त्रिविम में परमाणुओं की व्यवस्था अलग अलग होती है, परमाणुओं की व्यवस्था अलग अलग होती है। क्या कहलाते हैं बेटा, त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। ठीक है, और इस समावयवता को बच्चों हम क्या कहते हैं, त्रिविम समावयवता। अब त्रिविम समावयवता 3 प्रकार की होती है। पहली होती है इसमें ज्यामितीय समावयवता। क्या नाम है बेटा पहली का, ज्यामितीय समावयवता। दूसरी होगी आपकी संरूपण समावयवता, संरूपण समावयवता। और बच्चों तीसरी होगी आपकी क्या, इसमें तीसरे नंबर में आएगी प्रकाशिक समावयवता। 3 प्रकार की त्रिविम समवयवताएं हमें यहां पर पढ़नी है, एक एक करके पढ़ेंगे बेटा। ज्यामितीय समवयवता, संरूपण और प्रकाशिक। हर एक त्रिविम समवयवता अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम थोड़ा सा बहुत डिटेल में जाना चाहेंगे बेटा। मैं चाहता हूं कि अगर आपने एक लेक्चर कवर किया तो इसका मतलब कि उससे जुड़ा कोई भी प्रश्न आए तो आपसे बनना चाहिए, मतलब हर लेवल तक हम उसमें बात कर सकें, है ना। तो चलिए देखते हैं आज के इस लेक्चर में हम पहली त्रिविम समवयवता की बात करते हैं बच्चों, जिसका नाम हमने क्या बोला, ज्यामितीय समवयवता। तो ज्यामितीय समवयवता जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है बेटा कि इसमें ज्यामिति अलग अलग होगी। ज्यामिति अलग अलग होगी मतलब क्या होगा, चलिए देखते हैं। ज्यामितीय समवयवता में कुछ ऐसा होता है कि जैसे मान के चलो बेटा कार्बन परमाणु द्विबंध से जुड़े हुए हैं, और यहां पर कोई समूह है, मान लो CH3, यहां पर है बेटा कुछ H, यहां पर है CH3 और यहां पर है H। थोड़ा सा पहले मैं उदाहरण से समझाता हूं, थ्योरी तो हम लिख ही लेंगे। देखिए बेटा इस तरह का कोई परमाणु, सॉरी अणु है, इस तरह का कोई यौगिक है। ठीक है, तो इस तरह का एक यौगिक है। क्या बेटा यहां पर 2 बंध है, आप लोग जानते हो कि एक बंध होगा सिग्मा और एक होगा बच्चों पाई। एक बंध होता है क्या, सिग्मा, और एक बंध होता है पाई। बच्चों होता क्या है, सिग्मा बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन हो जाता है। मुक्त घूर्णन हो जाता है कहने का मतलब कि आराम से आपका अणु इस तरह से घूम सकता है। देखिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे मान के चलिए ये और ये, इनके बीच में ये सिग्मा बंध है, तो सिग्मा बंध में बेटा इस तरह से ये मुक्त घूर्णन हो जाता है। और जब ये मुक्त घूर्णन होगा तो अगर सिग्मा बंध अकेला होता तो घूमने से जो हमें समूह मिलते बेटा वो
सेम टू सेम मिलते। कैसे, थोड़ा सा मैं इस बात को पहले दिखाता हूं इधर। जैसे मान के चलो कि भाई कार्बन कार्बन में क्या होता, केवल सिग्मा बंद होता है ना, केवल सिग्मा बंद होता और अलग अलग समूह इस तरह से जुड़े होते। अब मैं बोलता कि मैं क्या कर रहा हूं सर, मैं इस कार्बन परमाणु को 180 अंश से घुमा रहा हूं। क्या कर रहा हूं बेटा, इस कार्बन परमाणु को 180 अंश से घुमाता हूं। तो अगर मैं इसको 180 अंश से घुमाऊंगा तो होगा क्या, होगा ऐसा बेटा, एक कार्बन को घुमा दूंगा, OH ऊपर चल जाएगा, H इधर है और CH3 नीचे आ जाएगा। लेकिन ये दोनों यौगिक एक ही होंगे, ये अलग अलग यौगिक नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे सर, क्योंकि बेटा एक ही अणु का परमाणु घूम गया, ठीक है ना। हाँ, तो ये बात ध्यान रखें कि सिग्मा बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन संभव होता है। लेकिन बच्चों अगर यहां पाई बंध है तो पाई बंध के केस में होता क्या है, मुक्त घूर्णन संभव नहीं होता। क्यों नहीं होता, थोड़ा सा इस बात को समझते हैं बच्चों। जैसे मान के चलो दो पी कक्षकों के बीच, मान लो कोई भी परमाणु के पी कक्षक कार्बन के मान लो बेटा, तो ये जो है ये सिग्मा बंध बन गया, और जबकि इन कक्षकों के बीच में क्या बनेगा, पाई बंध। पाई बंध में एक चीज ये है, सिग्मा में तो ये घूम सकता था लेकिन पाई बंध में ये घूम नहीं पाता बेटा, क्योंकि पाई बंध तो दूर का आकर्षण है, एक्चुअल में इसमें अतिव्यापन तो होता ही नहीं। तो इसलिए पाई बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन संभव नहीं है। पाई बंध के सापेक्ष बच्चों मुक्त घूर्णन संभव नहीं है। इसके कारण मैं बड़े आराम से आपको यह बात बोल सकता हूं कि आप एक परमाणु के अगर समूहों को ऊपर नीचे कर दो तो बेटा ये जो यौगिक था ये और ये क्या एक ही यौगिक होगा, बिल्कुल नहीं। मतलब बेटा क्योंकि इसमें मुक्त घूर्णन संभव नहीं है, तो आपने अगर यहां के जो परमाणु हैं इनको ऊपर नीचे कर दिया तो इससे एक नया यौगिक प्राप्त होगा। ये अलग यौगिक है बेटा, ये अलग यौगिक है, लेकिन दोनों में देख रहे हैं अणुसूत्र समान है, संरचना भी समान है, बस क्या है बेटा, ज्यामिति अलग है। यानी कि त्रिविम में जो अणु है उनकी जोड़ने की व्यवस्था अलग अलग है। इसमें CH3 ऊपर की तरफ जुड़ा है जबकि बेटा इसमें CH3 नीचे की तरफ जुड़ा है। इसमें H नीचे है, उसमें H ऊपर है। लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है कि ये दोनों परमाणु, ये दोनों यौगिक एक ही नहीं है, ये अलग यौगिक है और ये अलग यौगिक है। तो अणुसूत्र समान है, संरचना भी समान है, लेकिन ज्यामिति अलग अलग है। तो इस तरह की समव्यवस्था को बच्चों हम क्या कहते हैं, ज्यामितीय समव्यवस्था। ध्यान से समझे, बहुत सारी बातें करेंगे इसके बारे में हम, लेकिन जो जो हम समझ रहे हैं उसको लिखते भी चलते हैं बेटा कि वे यौगिक जिनमें अणुसूत्र तथा संरचना सूत्र, क्या क्या बेटा, अणुसूत्र तथा संरचना सूत्र समान होते हैं, संरचना सूत्र समान होते हैं, किंतु क्या बेटा, किंतु त्रिविम में ज्यामिति, त्रिविम में या अंतराकाश में भी लिखते हैं कई लोग, बात एक ही बेटा, त्रिविम में परमाणुओं की ज्यामिति, परमाणुओं की ज्यामिति भिन्न होती है, भिन्न होती है। तो क्या कहलाते हैं बेटा, ज्यामितीय समव्यवी कहलाते हैं, तथा इस समव्यवस्था को ज्यामितीय समव्यवस्था कहते हैं। ये परिभाषा बेटा बोर्ड परीक्षा में अगर आती तो आपको लिख के आना है। लेकिन अब हम और समझते हैं इस बात को, इसकी शर्त है, मतलब बेटा ज्यामितीय समव्यवस्था कब होगी कब नहीं होगी। तो ज्यामितीय समव्यवस्था की शर्त है, ठीक है, कि आपको अगर पहचानना है कि भाई ज्यामितीय समव्यवस्था किसी यौगिक में है या नहीं है तो कैसे पहचानेंगे, वो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो बेटा ज्यामितीय समव्यवस्था की शर्तों की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज जो होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में या तो द्विबंध होना चाहिए, यानी बेटा इस तरह का होना चाहिए C डबल बॉन्ड C, और साथ में बेटा क्या होना चाहिए,
दोनों कार्बन से, मतलब इस कार्बन के जो समूह है ये कभी भी समान नहीं होना चाहिए, ए बी, तो ये होना चाहिए बेटा ए बी, मान लो हो गया ऐसा, या सी डी, को या तो चारों समूह अलग हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, एक ही कार्बन के दोनों समूह समान नहीं होना चाहिए। क्यों सर, क्या हो गई दिक्कत, चलिए देखते हैं। अगर मान के चलो ये है आपके पास H H और बेटा CH3 अब मान लो इस तरह का, जरूरी नहीं कि दोनों कार्बन में समान हो, मैं कह रहा हूं इसमें भिन्न थे, ठीक है, लेकिन इसमें समान है, तो क्या ज्यामितीय समरूपता संभव होगी? बिल्कुल नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि अगर तू इसको उठा के इधर और इसको इधर भी रखेगा तो वही मिलेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि एक तो कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होना चाहिए और साथ में द्विबंध वाले कार्बन से जुड़े हुए दोनों समूह भिन्न होने चाहिए। यानी बेटा इस बात को मैं यहां पर थ्योरेटिकली लिख देता हूं कि कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध होना चाहिए, द्विबंध होना चाहिए, और क्या होना चाहिए बेटा, तथा द्विबंध वाले कार्बन से जुड़े हुए दोनों समूह भिन्न होना चाहिए। दोनों परमाणु बोल दो बेटा या समूह बोल दो, बात एक ही होगी, समूह भिन्न होना चाहिए, तभी ज्यामितीय समरूपता होगी, ठीक है, भिन्न होना चाहिए। तो पहली शर्त तो हमने पढ़ ली है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो ही ज्यामितीय समरूपता संभव होगी, अदरवाइज ज्यामितीय समरूपता संभव नहीं होगी, ठीक है बेटा। अब इसमें कुछ उदाहरण से हम बात करें, जैसे बेटा मान के चलो ये है कार्बन, यहां है CH3, यहां मान के चलो बेटा है COOH, द्विबंध से कार्बन जुड़ा है, और CH3 और COOH, ये एक मान के चलो बच्चों कोई यौगिक है, और इस यौगिक का मुझे चेक करना है कि ज्यामितीय समरूपता ये देगा या नहीं देगा, ठीक है, इसके ज्यामितीय समय भी होंगे या नहीं होंगे, मुझे प्रश्न पूछा गया, तो चेक करो बेटा। C डबल बॉन्ड C बिल्कुल है सर। कार्बन से जुड़े हुए दोनों समूह एक से है क्या? नहीं है सर। यहां भी एक से है क्या? नहीं है। तो पक्की बात है कि यह ज्यामितीय समरूपता प्रदर्शित करेगा। अब बच्चों इसकी ज्यामितीय समरूपता हम बनाएंगे कैसे? तो हम बनाएंगे ऐसे कि C है, एक कार्बन के समूहों को आप ज्यों के त्यों रहने दो, ठीक है, और दूसरे समूह के कार्बन को आप दूसरे कार्बन के समूहों को आप क्या कर दो बेटा? इंटरचेंज कर दो, मतलब आपस में बदल दो, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर कर दो, तो ये बन गया समावेवी। अब देखिए इसमें क्या है बेटा, समान समूह समान ओर है, आप क्या करो, देखो जो पाई बंध है इसके सापेक्ष सापेक्ष सीधी रेखा खींचो। अगर समान समूह समान ओर होते हैं बेटा तो इसको कहते हैं हम सिस रूप। क्या बोलते हैं इसको? सिस रूप, या अंग्रेजी में CIS ऐसे लिखते हैं ना, सिस फॉर्म। और जबकि बेटा यदि आपने पाईबंद के सापेक्ष एक अक्ष बनाए और इसमें देख रहे हैं आप समान समूह विपरीत ओर है, समान समूह विपरीत ओर है, तो इसे बोलते हैं बच्चों हम क्या? ट्रांस रूप, ट्रांस रूप, ठीक है, अंग्रेजी में ऐसा लिखा मिलेगा आपको, ट्रांसफॉर्म। तो मतलब कि इसमें दो आइसोमर होते हैं, दो समावयवी होते हैं बेटा, एक होता है सिस और दूसरा होता है क्या? ट्रांस। सिस किसे कहेंगे? जब समान समूह समान ओर होते हैं तो उसे सिस कहते हैं, और जब समान समूह विपरीत ओर होते हैं बेटा उसे क्या कहते हैं? ट्रांस। तो अगर हम देखें, एक बात हमें पता चलती है कि ज्यामितीय समावयवी में, ज्यामितीय समावयवता में कितने रूप मिलते हैं बेटा? हमें हमेशा दो रूप मिलते हैं, ठीक है ना, दो रूप प्राप्त होते हैं। एक को क्या बोलेंगे अपन? सिस रूप, और दूसरे को बोलते हैं बेटा ट्रांस। पहला हम लिखेंगे क्या? सिस
रूप। तो सिस किसको बोलोगे बेटा आप? सिस हम उसको बोलेंगे जिसमें समान समूह दोनों कार्बन के समान समूह समान ओर होते हैं, एक ही ओर होते हैं बेटा, बात एक ही लिखूं मैं, एक ही ओर होते हैं, है ना, समान ओर होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं अपन? सिस रूप। और बेटा दूसरा होगा क्या इसका? ट्रांस रूप। तो ट्रांस किसको कहेंगे हम? ट्रांस कहते हैं कि जब समान समूह विपरीत ओर हो, समान समूह विपरीत ओर होते हैं बेटा, विपरीत ओर होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांस रूप। ठीक है, सिस और ट्रांस। बढ़िया भाई। अब और देख लें अपन, जैसे मान के चलो ये है मेरे पास एक, यहां बेटा जुड़ा हुआ है क्या? बेंजीन। ये जुड़ा हुआ है बेंजीन, और मान लो बेटा यहां से जुड़ा हुआ है क्या? Cl। यहां जुड़ा है Cl और यहां पर भी जुड़ा है क्या बच्चों? बेंजीन। तो इसमें क्या ये ज्यामितीय समव्यवस्था प्रदर्शित करेगा या नहीं? तो आप क्या करो बेटा, देखो चेक करो, क्या C के बीच में डबल बॉन्ड है? बिल्कुल है बेटा, कार्बन कार्बन में द्विबंध है, तो संभावना है कि ये देगा। साथ में ये देखो आप कि एक ही कार्बन के जो समूह है क्या समान है बेटा? नहीं है, अलग अलग है, तो बिल्कुल ये ज्यामितीय समव्यवस्था देगा। और अगर मैं इसका ज्यामितीय समावयवी बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा बेटा? कुछ नहीं है, एक कार्बन के समूहों को मैं क्या कर दूंगा? अलग अलग साइड कर दूंगा, मतलब कि पहले जहां थे उसके अपोजिट हम इसको कर देंगे। जैसे देखो बेटा यहां पहले फेनिल समूह यहां था, हमने उस साइड कर दिया, Cl को इस साइड ले आए। दोनों को मत बदल देना, दोनों को बदल दोगे तो बेटा वो तो गया, मतलब वो तो समान रूप ही मिलेगा आपको। अगर नया बनाना, एक को बदलो, एक को पकड़ के रखो, दूसरे को बेटा घुमा दो। एक्चुअल में घूमता नहीं है ये, ध्यान रखना ये बात। एक और बात ये लिख ही लो कि ज्यामितीय समव्यवस्था क्यों होती है। मान लो आपसे कारण पूछा जाए तो बोलेंगे बेटा कि द्विबंध के सापेक्ष, या द्विबंध मत लिखो आप, तो लिखो पाई बंध के सापेक्ष, पाई बंध के सापेक्ष क्या होगा बच्चों? पाई बंध के सापेक्ष कार्बन परमाणुओं का, या कोई अन्य परमाणु भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर कार्बन होता है इसलिए कार्बन लिख दे रहा हूं बेटा मैं, परमाणुओं का मुक्त घूर्णन संभव नहीं होता है, संभव नहीं होने के कारण समूहों की स्थिति बदलने पर अलग अलग यौगिक प्राप्त होते हैं। अलग अलग यौगिक बोलो बेटा, या समावयवी लिख सकते हो आप, समावयवी प्राप्त होते हैं। तो ये हो गया इसका क्या कारण कि भैया पाई बंध के सापेक्ष कभी भी मुक्त घूर्णन संभव नहीं होता है, उसके कारण ये समव्यवस्था होती है। दो रूप होते हैं बेटा, सिस तथा ट्रांस। जब समान समूह समान ओर होते हैं तो इसको सिस रूप बोलेंगे, और बेटा जब समान समूह विपरीत ओर होंगे तो इसको बोलेंगे ट्रांस। तो क्योंकि इसमें दो रूप होते हैं सिस तथा ट्रांस, इसलिए इस समव्यवस्था को हम सिस ट्रांस समव्यवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सिस ट्रांस समव्यवस्था। तो अगला पॉइंट लिख लो आप कि इसे सिस ट्रांस समव्यवस्था भी कहते हैं, इसे सिस ट्रांस समाव्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने लायक है। चलिए अब, लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है सर कि कार्बन कार्बन द्विबंध से जुड़े हैं, लेकिन चारों परमाणु जो जुड़े हैं कार्बन से जो चारों समूह जुड़े हैं ये चारों ही अलग अलग हो। अब किसको सिस बोलूं, किसको ट्रांस बोलूं? तो पहली बात बेटा,
देखो इस कार्बन के दोनों परमाणु अलग है, इसके भी दोनों अलग हैं और ये चारों आपस में अलग हैं। ठीक है, तो अगर चारों अलग हैं तो अब सिस तथा ट्रांस का उपयोग हम नहीं कर पाएंगे। पहले तो मैं इसका समावेवी बना देता हूं। अब बेटा हम सिस तथा ट्रांस का उपयोग नहीं कर पाएंगे, और जब हम सिस तथा ट्रांस का उपयोग नहीं करते हैं तो फिर बेटा नामकरण के लिए हम EZ नामकरण का उपयोग करेंगे। EZ नामकरण, EZ नामकरण क्या कहता है, कैसे सर इसका उपयोग करूंगा मैं? तो बेटा आपको क्या करना है, परमाणु भार के आधार पर, परमाणु भार के आधार पर प्रत्येक कार्बन के समूहों को, प्रत्येक कार्बन के समूहों को क्या करेंगे बेटा, प्रत्येक कार्बन के समूहों को 1 तथा 2 नंबर दिया जाता है, 2 नंबर देते हैं। ठीक है, अब ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, बस मैं लिखा इसलिए रहा हूं बेटा, बता इसलिए रहा हूं क्योंकि इसका उपयोग करना पड़ेगा हमें, है ना। तो 1 तथा 2 नंबर देंगे। अधिक परमाणु भार वाले को 1 नंबर देंगे बेटा, अधिक परमाणु भार वाले को यहां पर हम कितना नंबर देंगे, 1। और जबकि कम परमाणु भार वालों को, कम परमाणु भार वाले को बेटा कितना नंबर देंगे, 2। कैसे, चलिए देखते हैं। हमने सबसे पहले देखा F और Cl, इन दोनों में से किसका परमाणु भार अधिक है, तो हमने बोला सर इसका 1 है, इसका 1 नंबर होगा अधिक भार के कारण, इसे 2 नंबर देंगे कम भार के कारण। ठीक है, यहां I और Br में से किसका भार अधिक है, जिसका भार अधिक है बेटा उसको 1 नंबर दो, 2 नंबर दो। अगर समान नंबर समान और आ रहे हैं तो इसे बच्चों हम जेड रूप बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे हम, जेड रूप। और जबकि अगर यहां देखो, यहां भी नंबर देते हैं अपन पहले, F को और Cl को, Cl को 1 2 2, क्यों बेटा, क्योंकि परमाणु भार Cl का अधिक है, F का कम है, जिसका अधिक है उसको 1, जिसका अधिक है उसको 1, जिसका कम है उसको 2। तो अब देखिए पाईबंद के एक और देखिए बेटा, 1 और 2 समान और आ रहे हैं, मतलब कि समान अंक यहां समान और आ रहे थे, यहां समान नंबर विपरीत और आ रहे हैं। 2 और 2 विपरीत है, 1 और 1 भी विपरीत है, तो बेटा विपरीत और आएंगे तो इसको बोलेंगे हम क्या, इसको बोलेंगे बच्चों हम ई रूप। तो कुल मिलाकर के EZ नामकरण इस तरह से हम उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक बात और लिख दूं मैं कि यदि समान नंबर, समान संख्याएं लिख लो, नंबर लिख लो बेटा, चलता है इतना, है ना, समान और होंगे, समान और द्विबंध के समान और होंगे तो इसको बोलेंगे हम जेड। और जबकि बेटा समान नंबर कहां होंगे बेटा, विपरीत और होंगे, विपरीत और, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा हम, ई। ठीक है, ई रूप। तो जेड ई नामकरण का उपयोग करेंगे हम, EZ नामकरण। ई मतलब बेटा समान नंबर जो होना चाहिए विपरीत और होना चाहिए, जेड मतलब समान नंबर समान और होना चाहिए। एक आध उदाहरण और देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको अच्छे से ये चीज समझ में आ जाए। मान लो बेटा यहां OH है, यहां कुछ है COOH, यहां है C2H5 और यहां है बेटा CH3। इस तरह से है, और इसका अब हमें दूसरा रूप बना लें पहले इसका हम। तो दूसरा रूप कैसे बनाओगे बेटा, एक कार्बन के समूहों को ज्यों के त्यों रहने दो और दूसरे कार्बन के समूहों को क्या करो बेटा, ऊपर नीचे कर दो, मतलब कि अलग अलग पहले से डिफरेंट लिख दो। ठीक है, इसमें ऊपर C2H5 था, उसमें नीचे कर दिए, नीचे CH3 था ऊपर कर दिए। अब इसमें कौन है E और कौन है Z, ये हमें बताना है बेटा, बता देंगे कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहां पहला परमाणु क्या है बेटा, O, यहां पहला परमाणु क्या है, C। हमेशा पहले पहला परमाणु चेक करते हैं। यहां क्योंकि बेटा पहला परमाणु O है और पहला परमाणु C है, तो किसका भार अधिक है, C का या O का बेटा? तो हम देख सकते हैं कि O का भार अधिक है, इसलिए इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर देंगे बेटा। ठीक है, पहला परमाणु चेक करो। यहां पर पहला परमाणु देखो कार्बन है, लेकिन यहां बेटा कार्बन 2 है और यहां कार्बन 1 है, तो इसलिए ये कम रहेगा, ये ज्यादा रहेगा। तो पहले आप पहला कार्बन चेक करो, अगर पहला कार्बन समान है
तो दूसरा कार्बन चेक करो, अगर दूसरा भी समान है तीसरा चेक करो। इस तरह से आप देखोगे। अगर सारे समान है तो फिर तो बेटा ज्यामितीय समानता हो ही नहीं सकती ना। अगर ये दोनों ग्रुप एक से रहे तो फिर कैसे संभव है, फिर तो ज्यामितीय समानता बनेगी ही नहीं, है ना। तो देखिए इसमें क्या है, एक और दो समान और हैं, एक, अच्छा सॉरी बेटा इसको दो लिख दिया मैंने, ये होगा क्या एक, है ना। तो अब इसमें देखो बेटा एक एक विपरीत और है, दो दो भी विपरीत और है, तो ये हो गया कौन सा रूप, ई रूप। और बच्चों ये हो गया क्या आपका, इसमें देखो एक ये दो ये, इसमें एक ये और दो ये, ऐसे हो गया बेटा। अरे यार सॉरी गड़बड़ हो गया, CH3 को हमें कितना नंबर देना था, 2 नंबर, क्योंकि अधिक भार वाले को क्या देते हैं बेटा, अधिक भार वाले को बड़ा नंबर देते हैं, मतलब कि 1 देते हैं, अधिक भार वाले को, कम भार वाले को 2 देते हैं। तो इसमें बेटा समान समूह समान और, देखो कैसे, यहां एक एक समान और है, दो दो समान और है, तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा बेटा, जेड रूप। और जबकि यहां देखोगे दो दो एक एक विपरीत और है, मतलब ई रूप। ये हो गया बेटा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं सिस ट्रांस के बारे में कुछ और बातें करते हैं अपन। हेडिंग डाल लेंगे बेटा ज्यामितीय समविभवों के भौतिक गुण या सिस ट्रांस यौगिकों के भौतिक गुण। कुछ भी लिख सकते हैं बेटा, ज्यामितीय लिख लो या सिस ट्रांस लिख लो, बात एक ही होगी। सिस ट्रांस यौगिकों के भौतिक गुण। देखिए मैं ज्यामितीय समरूपता के बारे में जितनी चीजें सारी बता दे रहा हूं। अब आप नीट में आए तो पेपर में बेटा उसका सवाल अलग रहेगा, उसको कर लेंगे। जेई में आएगा तो अलग तरीके से आएगा, उसको कर लेंगे। और बोर्ड में तो बेटा परिभाषा या छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं। तो सिस ट्रांस यौगिकों के क्या पढ़ना चाह रहे हैं बेटा अपन, भौतिक गुण। तो अगर भौतिक गुण पढ़ना है तो इसके लिए हमें एक आध उदाहरण लेना होगा, ले लेते हैं बेटा उदाहरण। यहां मैं ले रहा हूं सिस और यहां ले रहा हूं बेटा क्या, ट्रांस, ठीक है। और एक एक करके हम भौतिक गुणों की बातें करेंगे। सबसे पहले एक उदाहरण हम बना लेते हैं, जैसे मान के चलो बेटा ये है सी सी, यहां है H, यहां है क्या Br, फिर बेटा यहां है H और यहां है क्या Br। अभी इसमें क्या होगा, ट्रांस रूप अगर इसी का बनाना हो तो बड़ा आसान है सर। क्या करेंगे, किसी एक परमाणुओं के समूहों की स्थिति बदल देंगे, है ना, इस तरीके से। तो इसमें देखिए क्या है बच्चों, इसमें समान समूह समान और है तो सिस, समान समूह विपरीत और है तो ट्रांस बन गया। अब एक एक करके भौतिक गुण की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा जो बोर्ड परीक्षा में भी पूछ सकता है और नीट या जेई में भी पूछ सकता है, वो है क्या, इसका बेटा द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। तो बच्चों ये द्विध्रुव आघूर्ण वैसे तो हमने रासायनिक बंध अध्याय में पढ़ रखे हैं, लेकिन फिर भी यहां पर देखना चाह रहे हैं हम क्या होगा। देखिए ये जो कार्बन है और ब्रोमीन है, कार्बन और ब्रोमीन में अधिक ऋण विद्युती कौन है, ब्रोमीन। इसमें आएगा ऋण आवेश और इसमें आएगा बेटा आंशिक धनावेश। कार्बन और ब्रोमीन में यहां भी ऋण आएगा बेटा और यहां भी आएगा धन, ठीक है। यहां पर कार्बन और ब्रोमीन में ये आ गया ऋण, ये आ गया बेटा धन, ये आ गया ऋण, ये आ गया धन, ठीक है। अभी क्या है ध्यान से सुनना, होता क्या है बच्चों, ये जो Br है, Br की ऋण विद्युतता अधिक होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है और ये Br विपरीत दिशा में यानी कि इधर को खींचेगा अपनी ओर, ठीक है। तो और यहां पर क्या होगा बेटा, Br इधर खींचेगा और ये Br इधर खींचेगा। तो इसमें देखो बेटा पहले वाले में अगर हम समझें तो Br इधर है, Br इधर है, क्या इनकी दिशाएं एकदम अपोजिट है, बिल्कुल नहीं है बेटा। तो इनका जो द्विध्रुव आघूर्ण म्यू बोलता हूं बेटा, ये शून्य नहीं होगा, कुछ ना कुछ मान होगा। लेकिन अगर इसमें देखें हम तो एक की दिशा उस तरफ और एक की बेटा बिल्कुल विपरीत। जैसे हमने फिजिक्स में बेटा वेक्टर पढ़े, सदिश पढ़े, वैसे आप समझो एक है उस तरफ और एक है बेटा उसके अपोजिट इस तरफ, और दोनों परमाणु की ऋण विद्युतताएं समान है, यानी कि ये एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल। और कैंसिल कर देने के कारण बच्चों इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, शून्य। तो ध्यान रखें सिस रूप का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है, जबकि ट्रांस रूप का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बेटा, शून्य होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
अच्छा, शून्य हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं भाई, ये भी देखो आप, ये परमाणु एक से होंगे तभी शून्य होगा। अगर यहाँ OH और यहाँ बेटा Br रहता तब थोड़ी हो तब शून्य, तब बेटा किसी एक तरफ थोड़ा बहुत रहता लेकिन रहता। हाँ ये गारंटी है, ये गारंटी है कि सिस रूप का जो द्विध्रुव आघूर्ण है सिस का, वो बेटा हमेशा अधिक होगा किससे, ट्रांस से। ये तो बिल्कुल पक्का है। तो दो बातें सीखने को मिलती हैं बेटा हमें। पहली बात हमने क्या सीखे कि सिस रूप का द्विध्रुव आघूर्ण सामान्यतः शून्य नहीं होता है, ठीक है, सिस रूप का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है, जबकि ट्रांस रूप का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है जब दोनों समूह समान हो। और सिस रूप का द्विध्रुव आघूर्ण हमेशा अधिक होता है किससे, ट्रांस रूप से। अब बेटा द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है तो इसमें मतलब कि जो बंध होगा वो ध्रुवीय बंध होगा, ध्रुवीय बंध होने के कारण ये अधिक मजबूत होगा। ये बंद हो जाएगा कैसा, अध्रुवीय, और अध्रुवीय होने के कारण ये कम मजबूत होगा। तो दूसरा जो गुण हम समझने जा रहे हैं बेटा, जो भौतिक गुण है, क्या है बच्चों, क्वथनांक। क्वथनांक आप जानते ही हो, जिस ताप पर कोई भी पदार्थ उबलता है उसे हम उसका क्या कहते हैं बेटा, क्वथनांक। तो चलिए देखते हैं अगला भौतिक गुण क्वथनांक क्या होगा बेटा। क्वथनांक का क्रम, किसका क्वथनांक अधिक किसका कम। मैंने बोला बंध मजबूत किसमें होता है, सिस में, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ ध्रुवणता बची रहती है। इसकी ध्रुवणता समाप्त हो गई, आवेश खत्म हो गए बेटा, आवेश खत्म हो गए तो उससे क्या हुआ कि इनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल दुर्बल हो गया। इनके अणुओं में आकर्षण बल दुर्बल है, इनमें प्रबल है, प्रबल बल है, तो बेटा क्वथनांक अधिक होगा। यानी कि सिस रूप का जो क्वथनांक है बच्चों अधिक होता है किससे, ट्रांस से। फिर अगला जो भौतिक गुण है वो क्या है, जल में विलेयता। देखिए आपको नीट वगैरह में ना इसमें से किसी का भी एक प्रश्न आपको पूछ सकता है, तो आपको ये सब बड़े अच्छे से पता होना चाहिए, और कोई कठिन भी नहीं बेटा। तो सीधी बात है, जिसमें कुछ ना कुछ आवेश है वो जल में आसानी से घुल जाएगा, जिसमें कुछ ना कुछ आवेश नहीं है तो वो जल में आसानी से नहीं घुलेगा। यानी कि हम बोलेंगे बच्चों क्या, सिस रूप का जल में विलेयता ट्रांस से कैसी होती है बेटा, अधिक, ठीक है। फिर जल में विलेयता के बाद अगला हम देखें इनका क्या, गलनांक। अगर बेटा गलनांक की बात करें आप, तो गलनांक उसका अधिक होता है जो सिस्टमैटिक तरीके से व्यवस्थित होता है। इसमें क्या है देखिए, ये अधिक सिस्टमैटिक होता है क्योंकि ये इसके जो अणु हैं बढ़िया से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और सिस्टमैटिक होने के कारण गलनांक बेटा विपरीत क्रम में मिलता है। सिस रूप का गलनांक कम होता है किससे, ट्रांस रूप से। फिर लास्ट है स्थायित्व। तो बच्चों स्थायित्व भी किस पर निर्भर करता है कि कितने सिस्टमैटिक तरीके से, कितने व्यवस्थित तरीके से अणु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो उसमें ट्रांस रूप में क्या है, व्यवस्थित होते हैं, इसीलिए स्थायित्व सिस रूप का कम होगा, ट्रांस रूप का अधिक होगा। तो ये कुछ बातें बेटा अपन ने भौतिक गुण के रूप में कर लिए हैं, इनको आप ध्यान रखें। बोर्ड एग्जाम में पूछे जाए ना जाए, लेकिन बेटा नीट में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। चलिए अब क्या सर, एक ही तरीके के ज्यामितीय समव्ययी होते हैं, मतलब कि ज्यामितीय समव्ययता अगर C डबल बॉन्ड C नहीं है तो होगी नहीं, होती बेटा, उसके अलग अलग केस देख रहे हैं, लेकिन ये जो मैंने अभी बताया सबसे कॉमन केस यही है। अब हम देख रहे हैं अलग अलग और भी केस है बेटा जिनमें ज्यामितीय समव्ययता संभव होगी। तो दूसरा पॉइंट है चक्रीय यौगिक होना चाहिए। चक्रीय कार्बन परमाणु से, चक्रीय कार्बन परमाणुओं से भिन्न समूह जुड़े होना चाहिए, भिन्न समूह जुड़े होना चाहिए। कैसे बेटा, उदाहरण से मेरी बात मैं समझा पाऊंगा, ये तो हम ऐसे ही नोट्स प्रॉपर बनाने के हिसाब से लिख लेते हैं, बाकी प्रश्न तो जो भी आएगा बेटा वो तो किसी यौगिक के उदाहरण के द्वारा ही पूछा जाएगा। जैसे मान लो ये आपके पास बच्चों एक यौगिक है, इस यौगिक में क्या है कि यहां पर जुड़ा हुआ है क्या H, और बेटा यहां जुड़ा है क्या OH, और इस कार्बन में क्या है बच्चों, इस कार्बन में यहां है H और यहां है OH। अब चक्रीय होगा तो क्या होगा, चक्रीय होने पर ये जो सिग्मा बंध है, सामान्यतः मैंने बताया था आपको शुरुआत में लेक्चर में कि सिग्मा बंध के सापेक्ष
मुक्त घूर्णन हो जाता है। सिग्मा बंद के सापेक्ष मुक्त घूर्णन हो जाएगा तो ज्यामितीय समरूपता संभव नहीं। लेकिन बेटा ये चक्रीय है और चक्रीय होने के कारण इस सिग्मा बंद या किसी भी एक सिग्मा बंद के सापेक्ष मुक्त घूर्णन संभव नहीं है। इसीलिए अगर मैं इसका दूसरा रूप बनाऊं बेटा तो कैसा बन जाएगा? दूसरा रूप मेरे बच्चों कुछ इस तरह का होगा कि यहां H है और यहां क्या है? OH। तो यहां होगा OH और बेटा यहां हो जाएगा H। मतलब कि चक्रीय संरचना में कार्बन परमाणुओं से जुड़े हुए समूह अगर भिन्न है तो भी ये समरूपता हो सकती है। इसमें देखिए H H एक तरफ है, OH OH एक तरफ है, तो इसको क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? सिस रूप। और OH OH विपरीत है, H H विपरीत है, तो ये हो गया आपका कौन सा? ट्रांस रूप। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला केस है, केस नंबर 3, कि कभी ऐसा हो बेटा N के साथ यहां कोई समूह जुड़ा है ना, N के साथ बेटा द्विबंध के साथ C जुड़ा है और N के साथ जुड़ा है क्या? OH जुड़ा रहता है सामान्यतः और इसमें एक लोन पेयर रहता है और इस C में अलग अलग समूह जुड़े होते हैं। ऐसे यौगिक को बच्चों हम बोलते हैं ऑक्साइम। क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्साइम। ऑक्साइम की खासियत क्या है? C के साथ N द्विबंध में हो और N से जुड़ा हो एक OH। ज्यादातर बेटा ये दो टाइप के होते हैं, कीटोक्साइम और एल्डोक्साइम। ये आपको 12वीं में देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी अपन क्योंकि ज्यामितीय समरूपता पढ़ रहे हैं तो इसको कवर कर लेते हैं। कुछ होंगे क्या? एल्डोक्साइम, एल्डोक्साइम, और कुछ होंगे बेटा क्या? कीटोक्साइम, कीटोक्साइम। ये होते हैं बेटा ऑक्साइम। तो क्या खासियत है एल्डोक्साइम और क्या खासियत है कीटोक्साइम की, चलिए देखते हैं। होता क्या है, जैसे C है, द्विबंध के साथ N जुड़ा है बेटा, यहां OH है और N में लोन पेयर तो होते ही है, यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अभी इसमें क्या है, मान लो इधर जुड़ा है क्या? H, और बेटा यहां जुड़ा है CH3। ठीक है, तो अगर कार्बन में जुड़ने वाला एक परमाणु H है परमानेंट, तो इसको बोलेंगे एल्डोक्साइम। लेकिन बेटा सब कुछ सेम टू सेम है, बिल्कुल पूरा सेम टू सेम है, लेकिन कार्बन से जुड़ा हुआ कोई भी परमाणु H नहीं है, मतलब अलग अलग परमाणु जुड़े हैं बेटा, तो इसको बोलेंगे क्या? कीटोक्साइम। अगर कार्बन से जुड़ा हुआ एक परमाणु H है, दूसरा कुछ भी हो, एक H होना चाहिए तो एल्डोक्साइम, और बेटा H है ही नहीं कार्बन में तो कीटोक्साइम। बस आप ऐसे ध्यान रखोगे, ठीक है। अगर एल्किल समूह है दोनों तो कीटोक्साइम, एक एल्किल और एक बेटा हाइड्रोजन जुड़ा है तो ये हो गया एल्डोक्साइम। चलिए अब इसमें कैसे ज्यामितीय समावयवता होगी, इस बात को बेटा अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। होगा क्या, जब इसकी ज्यामितीय समावयवता में दिखाना चाह रहा हूं बेटा, तो C डबल बॉन्ड N तो है, लेकिन यहां भी मुक्त घूर्णन हो जाने के कारण होगा क्या, किसी एक परमाणु या तो कार्बन या नाइट्रोजन के समूह जो है वो अपनी स्थिति बदल देंगे। जैसे कार्बन ने नहीं बदला तो बेटा नाइट्रोजन का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उस तरफ चला गया और OH इस तरफ आ गया। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। तो अभी इसमें क्या होता है, देखिए इसमें अगर H और OH बेटा, H और OH समान ओर होते हैं तो इसे हम बोलते हैं सिन रूप। क्या बोलते हैं बेटा? सिन रूप। ऐसा लिखते हैं बेटा अंग्रेजी में SYN, सिन फॉर्म। और इसके नामकरण बेटा ना तो हम सिस और ट्रांस से करते हैं और सामान्यतः ना तो हम E और Z से करते हैं, है ना। इसका अलग ही तरीका है, इसको हम सिन और क्या बोलते हैं बेटा? एंटी। तो सिन रूप तो ये हो गया। अब इसमें क्या H और OH अलग अलग साइड है तो एंटी एंटी होगा बेटा, एंटी रूप, यानी कि विपरीत ओर है, विपरीत को ही तो एंटी बोलते हैं ना अपन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंटी फॉर्म। अभी देखो हिंदी इंग्लिश का यहाँ कोई ज्यादा फर्क नहीं है बेटा, आपको इतनी तो थोड़ी बहुत पता होना चाहिए, है ना। सिन और एंटी, H और OH अगर समान ओर है तो बेटा सिन, विपरीत ओर है तो एंटी। अगर इसमें मैं चाहूं कि भैया EZ करना है मुझे तो EZ भी कर सकते हैं बेटा। ये होगा एक, ये होगा क्या? दो। अधिक परमाणु भार वाला एक, कम परमाणु भार वाला दो। और ये तो एक ही रहेगा बेटा, यहां तो लोन पेयर है, लोन पेयर का क्या ही भार होगा? दो। अब क्या है, समान समूह जो है विपरीत ओर है, विपरीत ओर है बच्चों, तो इसको हम बोलेंगे ई रूप।
एक एक नंबर जो है वो विपरीत ओर लिखे हुए हैं, इसलिए ये हो गया ई रूप। सिन को क्या बोल सकते हैं अपन, ई। एंटी मतलब क्या होगा बेटा, एंटी में देखो ये हो गया एक, सॉरी ये हो गया बेटा दो, ये रहेगा एक, ये रहेगा एक, और ये रहेगा कितना, दो। तो देखो इसमें एक एक जो है समान ओर है, दो दो समान ओर है, तो ये हो गया कौन सा, जेड रूप। समान समूह समान ओर होंगे तो जेड, और बेटा रूम नहीं, सॉरी रूप, तो विपरीत ओर होंगे तो ई। तो सिन रूप को आप ई रूप बोल सकते हो और एंटी को क्या बोल सकते हो बेटा, जेड। इसी तरह से कीटोक्साइम में भी ये चीज हम देखते हैं। जैसे मान के चलो ये यौगिक है, इसका मुझे बनाना है क्या, एक ज्यामिति समावयवी बना देंगे बेटा। कोई बड़ा काम नहीं है, केवल हम क्या करेंगे, किसी एक परमाणु के समूहों की स्थिति बदल देंगे। मान लो हम n से जुड़े हुए समूहों की स्थिति बदलते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉनियम को यहां जोड़ देते हैं बेटा, और जो OH था हमारा उसको हम यहां जोड़ देते हैं। तो अब इसमें कैसे नामकरण होगा, तो बेटा इसमें तो लेकिन 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 बेटा एक लोचा हो रहा था, आप लोगों ने देखा नहीं, मैंने देख लिया बेटा, आई होप कुछ बच्चों ने भी देख लिया होगा। यहां पर एक ही कार्बन से समान समूह जुड़े, तो ऐसे में तो होती ही नहीं बेटा, क्या ज्यामितीय समरूपता होती ही नहीं। एक ही कार्बन के दोनों समूह एक से हो ऐसा संभव नहीं है, इसको हमें C2H5 करना पड़ेगा, है ना, तभी ये हो पाएगी। एक ही कार्बन के दोनों समूह एक से अगर है तो इसमें क्या होगा, ज्यामितीय समरूपता तो होती नहीं, तो इसलिए हमें अलग अलग समूह ही लेना पड़ेगा। तो देखिए होगा क्या इसमें, अब H और OH थे तो हमने बड़े आसानी से सिन और एंटी पहचान लिए थे बेटा। अगर समान समूह समान और H और OH अगर समान और होते थे तो उसको हम बोल देते थे क्या, सिन। H और OH अगर समान और होते थे तो सिन, और बेटा H और OH विपरीत और होते थे तो एंटी। या सिन को ई बोल देते थे और इसको एंटी बोल देते थे, किसको, जेड को। तो चलिए बेटा इसी तरह से काम करते हैं। फिर से हम अब यहां पर कैसे करेंगे, अधिक भार वाले को एक, दो, एक, और ये हो गया दो। यहां पर बेटा एक, दो, ये हो जाएगा एक, और ये हो जाएगा दो। तो देखिए इसमें क्या है, एक दो समान ओर, मतलब विपरीत समूह समान ओर है, विपरीत समूह समान ओर है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, एंटी। एंटी, या बच्चों इसे हम क्या बोल सकते हैं, जेड। जेड नहीं बेटा, इसको बोलेंगे क्या, ई। और जबकि यहां पर क्या होगा, अगर अगर बेटा क्या हो गया, एक एक समान ओर है, मतलब ये होगा क्या, जेड रूप या सिन रूप, जेड रूप, ठीक है ना। इसके लिए फिर सिन और एंटी का उतना उपयोग नहीं करते, फिर अपन ई और जेड का उपयोग करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे में बेटा अपन ई जेड का नामकरण ही ज्यादा पसंद करेंगे सिन और एंटी के बजाय। तो इस तरह से ये भी संभव है। तो बच्चों ये लेकिन थोड़ा सा रेयर केस है, ये आपसे परीक्षाओं में पूछा जाए, संभावना कम है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ऑक्साइम क्या होते हैं बेटा, जब नाइट्रोजन द्विबंध वाले कार्बन से जुड़ा हो और नाइट्रोजन से OH जुड़ा हो तो इसको बोलते हैं ऑक्साइम। अगर एक परमाणु कार्बन का H है तो कीटोक्साइम, अगर दोनों बेटा एल्किल समूह है तो इसको बोलेंगे हम कीटोक्साइम। ये था आपका एल्डोक्साइम, ये रहेगा क्या, कीटोक्साइम। और इनमें ई और जेड रूप या बेटा सिन और एंटी रूप कैसे पहचानेंगे, अगर H और OH समान ओर है तो सिन, विपरीत ओर है बेटा तो एंटी, ठीक है। तो ये था आपका ज्यामितीय समरूपता। मैंने सारी बातें बेटा, सारी बातें आपको बता दिया, इसको बढ़िया से आप लोग नोट कर लेंगे, फिर आगे चल करके हम इसके क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, ठीक है।